हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके टॉप 500 एमसीक्यूज की सीरीज, जो अक्सर करके आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये है आपकी बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, है ना। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये फर्स्ट ईयर के लिए होने वाले हैं, जो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होने वाले हैं। और ये आज जो वीडियो है ये वाली, ये सबसे पहला पार्ट है इस टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज का, है ना। और ये एक और चीज जो है वो जो मैं आप इसमें लिखना भूल गया, वो है आपका लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, लेटेस्ट आपका जो सिलेबस है ना, आपका सिलेबस रिवाइज हो गया था 2019 में, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो अभी हुआ है 2021 और 22 में। तो अब जो एग्जाम होंगे वो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से होंगे। और वही जो है, थोड़े से क्वेश्चन में चेंजेस आने वाले हैं ऑब्वियसली, अगर आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो। जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से मैं इसमें क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो भी रेलेवेंट हैं, बट कुछ उसमें से क्वेश्चन जो है आउटडेटेड हो जाएंगे। इसलिए मैंने जो है ये फिर से बनाने स्टार्ट किया सीरीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से वो कह रहा है कि डैश कौशल एक व्यक्ति द्वारा दिखाए गए गुणों का एक समूह है। वो कह रहा है ऐसा कौन सा कौशल होता है, ऐसा कौन सा कौशल होता है जिसमें आपके या किसी भी एक इंसान के, किसी भी एक व्यक्ति के जो गुण दिखाई देते हैं, है ना, उनके समूह को जो है क्या कहते हैं। तो अगर आपको याद हो, सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है नए सिलेबस के हिसाब से, चैप्टर फर्स्ट है आपका बिहेवियरल स्किल्स। क्या है आपका सबसे पहला चैप्टर? बिहेवियरल स्किल्स। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यवहारिक कौशल, व्यवहारिक कौशल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। जो आपके व्यवहार होता है उसके अंदर आपके जो गुण दिखाई देते हैं दूसरे व्यक्ति के सामने, वो पूरा का पूरा एक समूह होता है। ठीक है, जैसे आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप बातचीत में कैसे हो, आप जो है आपकी सहानुभूति कैसी है दूसरों के प्रति, और जब आप बातचीत करते हो तो आप कितने कॉन्फिडेंट होते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है। तो ये सारे के सारे गुण, इन सारे गुणों का अगर आप समूह बना दोगे तो वो किस चीज में आएगा? आपके व्यवहार में आएगा। किस चीज में आएगा? आपके व्यवहार में आएगा। तो इसका आंसर इसलिए क्या हो गया? व्यवहारिक कौशल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बिहेवियरल स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज, व्यवहारिक कौशल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो बिहेवियरल कौशल, जो आपकी बिहेवियरल स्किल्स होती है ना, उन्हें बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, व्यवहारिक कौशल जो आपका होता है उसे व्यवहारिक दक्षता के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज जो होती है वो जो है उनका जो अर्थ होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इसलिए हम बिहेवियरल स्किल्स को जो है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज भी कह देते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ बिहेवियरल स्किल्स, इनमें से कौन सी एक बिहेवियरल स्किल हो सकती है, कौन सा एक व्यवहारिक कौशल हो सकता है। तो जो आप दूसरे लोगों को सुनते हो, क्या वो आपका गुण होता है, एक व्यवहारिक गुण होता है? बिल्कुल होता है। जो आप शब्दावली यानी कि बोलते वक्त आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हो, क्या वो आपका एक व्यवहारिक गुण होता है? बिल्कुल होता है। सेल्फ स्टीम यानी कि आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो इस दुनिया में, ठीक है, खुद को आप किस तरीके से देखते हो, उसे हम सेल्फ स्टीम कहते हैं। और वो क्या एक व्यवहारिक गुण है? वो बिल्कुल एक व्यवहारिक गुण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद कह रहा है कि एटीट्यूड इज अ वे टू डैश ऑफ एनी आइडिया और पर्सन। जो आपका एटीट्यूड होता है ना, जिसको हम मनोवर्ती कहते हैं हिंदी में, वो किसी भी विचार या व्यक्ति के डैश के लिए एक तरीका है। तो एटीट्यूड क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, एटीट्यूड होता है कि आप किसी व्यक्ति, किसी विचार या किसी सिचुएशन, ठीक है, किसी सिचुएशन, किसी व्यक्ति या किसी विचार को लेके किस तरीके से जवाब देते हो, वो आपका क्या कहलाता है? एटीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है जवाब आपका? ऑप्शन सी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल स्किल्स कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन समवन एल्स शू। हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको, है ना, मुझे इंग्लिश में समझ में आ गया, मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या कह रहा है कि वो कौन सा व्यवहारिक कौशल है, वो आपकी कौन सी बिहेवियरल स्किल है जिसमें आप अपने आप को दूसरों के जूतों में डाल के महसूस करते हो। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में तो हम दूसरों को नहीं समझते। कुल मिला के सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि आप दूसरों को कैसे समझ सकते हो। ठीक है, आप
का वो कौन सा गुण होता है जो आपकी मदद करता है दूसरों की फीलिंग्स को समझने में, उन्हें को महसूस करने में। तो जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात आ रही है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हम खुद के सुधार की सोच रहे हैं। ठीक है। कॉन्फिडेंस क्या है, हम किसी चीज को करते वक्त और या फिर जिस चीज को हमने कर लिया उसको लेके हमें अपने आप पे कितना विश्वास है। ठीक है। एटीट्यूड क्या है, हम किसी चीज के बदले उसे कैसा जवाब दे रहे हैं, वो आपका एटीट्यूड है। बचा यहाँ पे लास्ट एम्पैथी, जो आपका आंसर होगा सहानुभूति। एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप क्या करते हो सामने वाले इंसान के दुख दर्द या किसी भी चीज को जो वो महसूस कर रहा है उस चीज को समझ के उसका उसको महसूस करने की कोशिश करते हो। ठीक है। तो उस चीज को हम कहते हैं एम्पैथी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस इंक्लूड्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग, व्यावहारिक अपेक्षा में डैश के संबंध में अपेक्षा शामिल है। तो जब आप किसी से बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन करते हो, यानी कि आप किसी के व्यवहार की कुछ उम्मीद करते हो, तो वहां पे किस किस चीज की उम्मीद रखी जाती है। भाई ऑब्वियसली उसकी एटीट्यूड की उम्मीद तो रखी जाएगी कि वो किस तरीके से हमें जवाब देगा। एटिक्वेट्स होते हैं आपके शिष्टाचार, यानी कि आप जब समाज में बाहर जाते हो, आप अपने छोटों से किस तरीके से बात कर रहे हो, अपने बड़ों से किस तरीके से बात कर रहे हो, है ना, उस तरह की चीजें जो है आपके शिष्टाचार में आती है। तो किसी के व्यवहार का हिस्सा ये भी होता है, जब आप किसी से व्यवहार की उम्मीद करते हो तो उसमें एटिक्यूट्स भी देखे जाते हैं। उसके बाद वैल्यूज, यानी कि क्या मूल्य हैं। एटीट्यूड्स और वैल्यूज जो हैं मिलती जुलती टर्म होती है। वैल्यूज होते हैं वो बिलीफ आपका जो आपको किसी भी एक्शन को लेने में मदद करता है, और आपकी वैल्यूज होती हैं ना, सिद्धांत की जैसी होती है ये चीज। तो जब आप से कोई आपके बिहेवियर की उम्मीद करता है तो ये चीज भी देखी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सारी चीजें देखी जाती हैं जब हम किसी के व्यवहार से कुछ उम्मीद करते हैं, है ना, कि सब उससे कुछ अपेक्षा करते हैं। उसके बाद कह रहा है फीडबैक इज असेंशियल टू एक्सपेक्टेशन एज इट, ये कह रहा है कि फीडबैक जो है, फीडबैक क्या होता है बेसिकली, जब आप किसी से बातचीत करते हो या आप कोई गतिविधि करते हो तो उस चीज पे दूसरे लोगों का क्या रिएक्शन है, दूसरे लोगों का क्या मानना है, उसको हम बोलते हैं फीडबैक। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलता है। उसमें क्या पूछते हैं वो लोग आपसे कि खाना कैसा लगा, कस्टमर सर्विस कैसी लगी, हमारा जो बैठने की जगह थी वो कैसी लगी। तो कुल मिला के वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि हमने जो आपको सर्विस दी या हमने जो भी आपको सुविधाएं दी वो आपको कितनी पसंद आई। तो वो फीडबैक असेंशियल होता है, क्यों जरूरी होता है, जब आप अपेक्षाएं सेट कर रहे होते हो तो क्यों जरूरी होता है, ये पूछा गया है। तो मैं आपको सीधा सीधा सा बता देता हूँ इसका, कि फीडबैक इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको जानकारी देता है कि जो आपने अपेक्षा की है क्या वो रियलिस्टिक है, यानी कि क्या वो वास्तविक में पॉसिबल है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या उसमें एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका आंसर ए होगा। इसको और थोड़ा सा समझो। जैसे एक कंपनी में आप हो और आप जो है इस कंपनी में क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। ठीक है। सामने आपके जो है मैनेजर है उसी कंपनी में। अब इस मैनेजर ने जो है आपसे कुछ क्या करी होंगी, एक्सपेक्टेशन सेटिंग करी होंगी, आपसे कुछ उम्मीदें रखी होंगी कि ये जो है इतना काम करके देगा। अब अगर आपसे आपके मैनेजर ने ये उम्मीद रखी कि आप जो है उन्हें 200 ईमेल्स भेज के दिखाओगे, 200 ईमेल्स भेज के दिखाओगे, तो अब क्या क्या दिक्कत होगी यहाँ पे, कि ऐसा हो सकता है कि 200 की कैपेसिटी हो ही ना, एक दिन में एक सिस्टम से सिर्फ 150 ईमेल्स भेजे जा सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज से क्या होगा, फीडबैक से जब आपसे बात करेगा मैनेजर तो आपका फीडबैक इस चीज पे क्या होगा कि आप बताओगे उन्हें कि 200 भेजना पॉसिबल नहीं है, 150 जो है मैक्सिमम भेजे जा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, रियलिस्टिक हो गया थोड़ा सा, आपने उन्हें वास्तविकता बता दी कि इतना ही संभव है, उससे ज्यादा संभव ही नहीं है ना। और इसलिए एक्सपेक्टेशन सेटिंग में फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एडजस्टमेंट हो जाएंगे कि ठीक है 200 नहीं भेजे जा सकते तो हम 150 भेजेंगे। इस तरीके से ये कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है 8th क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ लर्निंग एनवायरनमेंट। जो एक लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, एक सीखने का माहौल होता है, उसमें जो प्राथमिक भूमिका होती है वो क्या होती है। भाई देखो, आप अपने कॉलेज जाते हो, है ना, आप अपने कॉलेज जाते हो, आप अपने कॉलेज क्यों जाते हो, क्योंकि आपने कुछ सोचा हुआ है अपने दिमाग में जो आपको बनना है,
और एक अच्छे सीखने के माहौल में आपकी सोच को, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, उसको सपोर्ट करना ही एक लर्निंग एनवायरनमेंट का मेन मोटिव होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सीखने वाले माहौल में जो सबसे उसका मेन कार्य होता है वो होता है कि आपको सोच में वो समर्थन करें आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि वोट एरियाज आर इम्पोर्टेंट फॉर द लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सीखने के माहौल में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? इसका आंसर सिंपल ए है, याद कर लेना इसे, है ना। ये आपकी बुक में पढ़ाया गया है, और ये मैंने जो है जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, ये सारे ही क्वेश्चन मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता रखे हैं बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, जहाँ जो भी आपका लर्निंग एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे आपके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और निर्देशात्मक क्षेत्रों पे कार्य करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस इज, स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस यानी कि शक्ति अंधापन है, क्या है भाई? देखो, सबसे पहले ये समझो ब्लाइंडनेस क्या है। ब्लाइंडनेस क्या है? अंधापन ही तो होता है ब्लाइंडनेस। ठीक है, अगर आपको आई ब्लाइंडनेस है, आपकी आंखों में ब्लाइंडनेस है आपको, तो इसका मतलब क्या है? कि आपके देखने में कमजोरी है, लैक ऑफ विजन, आपको देखने में कमजोरी है, फिर देखने में दिक्कत होती है, आप जो है साफ नहीं देख पाते। अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि आपको स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस है, आई ब्लाइंडनेस ना होगे, स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? सीधा सीधा सा कि आप जो है आप जो है अपनी ताकत के ज्ञान की कमी है आप में। ठीक है, किसी भी पर्सन के साथ में क्या होगा? जब आपको अपनी ताकत के ज्ञान की कमी हो, उस चीज को हम कह देते हैं स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इन SWOT एनालिसिस एस स्टैंड फॉर, इसमें कह रहा है कि जब आप SWOT एनालिसिस करते हो तो उसमें एस किस चीज के लिए होता है? एस किस चीज के लिए होता है? एस होता है स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ कहाँ पे है आपका? डी ऑप्शन पे। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, मैं इसके सारे बता देता हूँ अगर इन्होंने थोड़ा बहुत घुमा के पूछ लिया। तो S4 क्या होता है? यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ होता है। W क्या होता है आपका? वीकनेस होता है, आपकी कमजोरी। O4 आपका क्या होता है? यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। और टी क्या होता है यहाँ पे? थ्रेट्स होता है, जिसका सामान्य मतलब क्या होता है? धमकी। ठीक है, थ्रेट्स होता है आपका धमकी। आगे चलते हैं, 12th क्वेश्चन पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वीकनेस। दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी एक कमजोरी हो सकती है? तो टेक्नोलॉजी में बदलाव आना कोई कमजोरी नहीं होती है ना, ये तो सिर्फ एक परिवर्तन ही है। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो है बहुत बच्चों को लग सकता है कि ये कमजोरी है, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है बट आपके अंदर स्किल्स हैं, तो वो कमजोरी नहीं मानी जाती। ठीक है भाई, क्या हुआ अगर आपके पास डिग्री नहीं है आपके पास, बट आपको काम करना आता है, तो वो आपकी कमजोरी थोड़ी होगी? नहीं हो सकती। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कभी आपके थ्रेट्स हो सकते हैं, बट आपकी कमजोरी नहीं हो सकती। बट एक चीज जो आपकी कमजोरी होती है वो होता है अबेंडेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यानी कि प्रतिस्पर्धियों की प्रचुरता। इसको मतलब समझो, अबेंडेंस का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में किसी चीज का हो जाना। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आपका यहाँ पे जो है आपका रेस्टोरेंट का कोई काम था, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे जो है आप जब आपने शुरू किया आप अकेले थे, उसके बाद जो है थोड़े दिनों में आपका बढ़िया चला, और जो है देखा लोगों ने, और जो है 10 लोग और आ गए, यहाँ चाउमीन कर दी, यहाँ मोमो, ये वो पता नहीं क्या क्या। उससे क्या होगा? जो आपका काम बढ़िया चल रहा था वो आपका कमजोर हो गया अब। ठीक है, आपकी सारी ऑडियंस बट गई दूसरे लोगों में, और आपका जो है काम हल्का हो गया। तो इसलिए क्योंकि आपके जो है कॉम्पिटिटर्स ने आके आपसे ऑडियंस छीन ली, तो ये आपकी क्या हो गई? वीकनेस हो गई। आपको क्या करना था? आपको पहले ही चीजों को इस तरीके से सेट करना था कि जो आपके कॉम्पिटिटर थे उन्हें एंट्री बैरियर मिलना चाहिए था। यहाँ पे उन्हें क्या मिलना चाहिए था? एंट्री बैरियर मिलना चाहिए था। जैसे गूगल है, जैसे ओला है, उबर है, ओयो है। ठीक है, इनके जितना काम नहीं कर सकता कोई, क्यों? क्योंकि बहुत पैसा लगेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया? एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया पहले ही, कि हर कोई जाके उसमें मार्केट में नहीं कर घुस सकता। इसके बाद आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन अपॉर्चुनिटी। इन दिए हुए ऑप्शंस में से अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर क्या हो सकता है? देखो, इस ऑप्शन को पढ़ो। नए बाजार क्षेत्रों में जाना जो बेहतर लाभ प्रदान करे। भाई यही तो अपॉर्चुनिटी है। सपोज करो आपने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल रखा था और यहाँ पे 10 लोग और आ गए,
ऊपर जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे आपने खोला हुआ 10 लोग और आ गए, तो फिर क्या करोगे आप? अपना लिए अवसर ढूंढोगे। अवसर ढूंढने का क्या मतलब है? आप किसी ऐसी डोमेन में घुस जाओगे जहाँ पे आपको क्या दिखे कि उस क्षेत्र में जाना बेहतर है और उससे हमें क्या मिलेंगे? प्रॉफिट्स मिलेंगे, लाभ मिलेगा। तो यही क्या होता है? आपका अपॉर्चुनिटी होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद कह रहा है 14th क्वेश्चन में, वो यूजुअली कंडक्ट्स अ स्वॉट एनालिसिस फॉर अ बिजनेस। एक व्यवसाय में जो स्वॉट एनालिसिस होता है वो कौन करता है? ठीक है, स्वॉट एनालिसिस जो है मैनेजर्स करते हैं। भाई बैंक का कोई मतलब नहीं है स्वॉट एनालिसिस से। ठीक है, आपकी कमियां, आपके लिए अवसर बैंक थोड़ा ही बताएगा, ना आपका वकील बताएगा। तो ये भी नहीं हो सकता। एम्प्लॉयज खुद कर भी लेंगे अगर स्वॉट एनालिसिस, तो वो अपने लिए कर सकते हैं, वो व्यवसाय के लिए नहीं कर सकते। तो व्यवसाय के लिए स्वॉट एनालिसिस कौन करता है? मैनेजर्स करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पावरफुल वे टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज। सबसे बेहतर तरीका क्या है अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का? तो सबसे पहला आंसर इसका जो है ए होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस कब बनता है? जब आप कोई चीज शुरू करो और आप उसमें कामयाब हो जाओ। जैसे आपने जो है पढ़ाई स्टार्ट करी ये सोच के कि मुझे टॉप करना है, और आप टॉप कर भी लो। इससे बढ़िया सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कोई बना ही नहीं सकता। आप पहले कुछ करना स्टार्ट करो और फिर उसमें सफल हो जाओ। यही एक सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली तरीका होता है अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने का। उसके बाद कह रहा है कि 16 क्वेश्चन में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक दैट वर्क्स वेल इन सिचुएशंस दैट रिक्वायर पब्लिक स्पीकिंग, इवन प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यूज एटसेट्रा इज। ये कह रहा है कि ऐसी एक टेक्निक का नाम बताना है आपको जो आपके अंदर आत्मविश्वास बनाए, आत्मविश्वास पैदा करे। कब? जब आपको कहीं पे जाके जो है सार्वजनिक बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, या किसी इंटरव्यू में बैठना है या इंटरव्यू देना है। तो भाई सबसे सिंपल तरीका क्या होता है इसका? प्रिपरेशन, तैयारी करो। अगर आपको कल को अपनी असेंबली में जाके प्रेयर करनी है, या फिर कल आप जो है किसी कंपनी के साथ इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपने उस चीज की तैयारी कर रखी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, प्रिपरेशन जी ही उसका एक मात्र टेक्निक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस। पढ़ाया था पहले चैप्टर में, परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? जहां पे एक व्यक्ति, परसेप्शन क्या होता है? एक व्यक्ति जो भी कुछ वो सुनता है, ठीक है, जो भी वो कुछ सुनता है, स्मेल करता है, सूंघता है, या फिर देखता है, या फिर टेस्ट करता है, या फिर फील करता है। अपने यानी कि अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति जो सुनता है, देखता है, स्मेल करता है इत्यादि, और उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कहाँ पे जाता है? अपने दिमाग में लेके जाता है और उस पे जो है प्रोसेस करता है। उस पे क्या करता है? प्रोसेस करता है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन आई उसे ऑर्गेनाइज किया और उसे इंटरप्रेट किया। डिटेल में पढ़ाया हुआ फर्स्ट चैप्टर में, चाहो तो आप देख लेना वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और इसकी जो पूरी बाकी के पार्ट्स बनेंगे उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। आगे है क्वेश्चन, इफ द इंफॉर्मेशन इज डैश द परसीवर में फाइंड इट डिफिकल्ट एक्यूरेटली परसीविंग अ टारगेट। ये कह रहा है कि यदि कोई सूचना आपको दी जाए और फिर आपको जो है उसे पढ़ने में या फिर उससे एक निष्कर्ष निकालने में मुश्किल हो रही हो, तो उस केस में कैसी होती है वो सूचना? वो सूचना होती है अस्पष्ट। ठीक है, एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, आपको कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी गई जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें आपको कठिनाई होगी ना ये समझने में कि ये कहना क्या चाहता है, लक्ष्य क्या है इस चीज का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद है 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर विशेषता नहीं है? भाई देखो, इनफॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करना एक प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसका ये आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसने पर दूसरा ऑप्शन भी दे दिया कि एक प्रिंटेड शर्ट और जीन्स पहन लिया आपने। भाई शर्ट और जीन्स तो पहनते ही नहीं वहां पे जहाँ पे आपको जो है प्रोफेशनल दिखना होता है। तो इसका ये भी आंसर हो सकता है। बीइंग पंक्चुअल टू वर्क, काम करने में समय पर पाबंद होना, ये तो प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? और ए और बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। ये दो चीजें प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती।
कि आप जो है एक इनफॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करो और जो है अपने काम पे प्रिंटेड शर्ट और जैकेट या जो है ऐसी चीजें पहन के जाओ। वहां पे आप पहनते हो फॉर्मल ड्रेस, ठीक है, एक फॉर्मल ड्रेस यानी कि एक पैंट एक शर्ट, और वो भी वो जो ऐसे सिली हुई आती है ना पैंट शर्ट, वो वाली, ऐसे जीन्स वाली नहीं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड वर्क एथिक, अच्छी कार्यनीति क्या है। कंप्लीटिंग पर्सनल गोल्स एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर आपके पर्सनल गोल्स पूरे करोगे आप, ये कोई अच्छी कार्यनीति बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब आपको घर पे दूध लेके जाना है तो ये चीज आप घर यहाँ पे अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा ही करोगे। ठीक है, तो ये अच्छी कार्यनीति नहीं है। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स, आप कोई गलती कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पे और फिर आप जो है सो स्वीकार भी नहीं कर रहे हो कि ये गलती आपने की है, तो ये भी जो है एक अच्छी कार्यनीति नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्रिएटिंग एक्शन प्लान्स टू मीट डेडलाइंस, ठीक है, समय सीमा को पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाना, ये एक अच्छी कार्यनीति है। ठीक है, ये एक अच्छा वर्क एथिक है जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने जो भी आपको काम करना है उसके लिए आपने एक डेडलाइन बना ली कि इस समय तक मैं जो है इस काम को पूरा कर लूंगा, उसके लिए आपने क्या बना लिया, एक प्लान बना लिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखना चाहो तो देखो, वरना तो आंसर मिल ही गया हमें। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।